तो लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे की, उसको जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि वहीं से बजट का एहसास और आभास दोनों हमको होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में शुक्रवार को आर्थिक समीक्षा 2020-21 पेश करते हुए बताया कि अगले वित्त वर्ष में 11% ग्रोथ होने का अनुमान है। सर्वे में कहा गया है कि कोरोना महामारी और हफ्तों तक जारी लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है। समीक्षा में बताया गया कि महामारी के खिलाफ भारत सरकार की राजकोषीय नीति की प्रतिक्रिया दूसरे देशों के मुकाबले अलग थी। अन्य देशों के मुकाबले भारत में अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए प्रत्यक्ष बड़े प्रेरक पैकेज का चयन किया गया। सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य कार्यक्रम चलाया। जनधन खातों में धन का सीधे हस्तांतरण किया गया और ऋण के लिए सरकारी गारंटी सहित दूसरी सुविधाएं प्रदान की गईं। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि मौजूदा आर्थिक संकट को देखते हुए सरकार को अपना खर्च बढ़ाना होगा। सर्वे में प्राचीन राजा महाराजाओं के काल का उदाहरण देते हुए बताया गया है कि जैसे सूखे, अकाल और दूसरी आपदा के दौरान भारतीय राजा लोगों को रोजगार देने और निजी क्षेत्र की दशा सुधारने के लिए महल और किले बनाते थे, उसी तरह के उपाय फिर करने होंगे। यानी सरकार को इस समय ज्यादा खर्च करना होगा। दरअसल कोरोना संकट की वजह से मौजूदा वित्त वर्ष में देश की आर्थिक हालत खस्ता रही है। तमाम रेटिंग एजेंसियों ने यह अनुमान जाहिर किया है कि इस साल जीडीपी में 10% के आसपास गिरावट आ सकती है। इस साल की पहली तिमाही में करीब 24% गिरावट आ चुकी है। 2 तिमाहियों में गिरावट का आंकड़ा जारी हो चुका है। तीसरी तिमाही में भी जीडीपी में गिरावट होने की ही आशंका है। ऐसे में सबकी नजर इस आर्थिक सर्वे पर थी। बजट पूर्व समीक्षा में ये भी बताया गया है कि Let me also talk about the economic performance. So if we relate the stringency of the lockdown to the contemporaneous effect, in other words, if the lockdown was more stringent in a particular month, what was the impact on the economic indicators in that month? And what was the impact of the stringency of the lockdown in that month on future economic indicators 3 months later? And what you see is on the left, you see actually a negative correlation, which is the decline contemporaneously. And on the right, you see the positive lagged effect, which is the V-shaped relationship, which is the V-shaped recovery that we witnessed in the economy. So even without this lockdown, the pandemic would have created significant economic impact. What the lockdown did, though, was to coordinate this response across the entire country, brought awareness of the dangers of this pandemic, and that coordination is something that macroeconomics emphasizes enormously on. On the economic side, India realized that this pandemic has both demand side and supply side impact. The demand side impact, though, is very nuanced. And India's policy response took into account that nuanced effect of the pandemic on demand. 2019-20 के अस्थायी आंकड़ों के लिए वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.6% है, जो 2019-20 के संशोधित अनुमानों में कल्पना किए गए वित्तीय घाटे से 0.8% अंक और 2018-19 में राजकोषीय घाटे से 1.2% अंक अधिक है। 2018-19 की तुलना में 2019-20 के अस्थायी आंकड़ों में प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 1% बढ़कर जीडीपी का 2.4% हो गया है। ये भी बताया गया है कि मासिक सकल जीएसटी राजस्व संग्रह पिछले 3 महीनों से लगातार 1 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर रहा है। दिसंबर 2020 माह के लिए मासिक जीएसटी राजस्व दिसंबर 2019 के मुकाबले जीएसटी राजस्व में 12% बढ़ोतरी दर्ज करने के बाद 1.15 लाख करोड़ के स्तर पर पहुंचा है। ये जीएसटी लागू होने के बाद जीएसटी कर संग्रह में सबसे अधिक मासिक संग्रह है। समीक्षा के दौरान अप्रैल 2020 के दौरान कुल सरकारी व्यय बजट अनुमानों का 62.7% रहा है। यह अप्रैल से नवंबर 2019 की तुलना में 65.3% है। अप्रैल से दिसंबर 2020 के लिए पूंजीगत व्यय 3.17 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान
पूंजीगत व्यय की तुलना में 24% अधिक है। कुल व्यय में भी वर्ष दर वर्ष 11% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दरअसल आर्थिक सर्वे के जरिए अक्सर सरकार को अहम सुझाव दिए जाते हैं। हालांकि इसकी सिफारिशें सरकार लागू करे ये अनिवार्य नहीं होता है। ब्यूरो रिपोर्ट। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल पद्मनाभन, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अभिषेक राजाराम, अर्थशास्त्री हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सौरभ अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अर्थशास्त्री हैं। मधुकर गुप्ता एक्स-आईएएस और देवदत्त जी भी हमारे साथ एक्स-आईएएस के तौर पे जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले हम जाएंगे अभिषेक राजाराम जी के पास। अभिषेक जी, जो कुछ हमने इकोनॉमिक सर्वे में आज देखा, वो कौन से मेन की पॉइंट्स हैं जिसके जरिए हम बजट का अनुमान लगा सकते हैं कि बजट कैसा रहने वाला है? आपके हिसाब से कैसे विश्लेषण करेंगे सर? बजट वुड बी टारगेटिंग ग्रोथ, जैसा उन्होंने कहा भी है, बजट शुड फोकस ऑन ग्रोथ। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की यहाँ पर बात हो सकती है। और जो आप इकोनॉमिक सर्वे देखें उसमें काफी चीजें उन्होंने बोली हैं कि ये हमारे इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अगेंस्ट है। जैसे उन्होंने कहा कि एक कंपनी को वाइंड अप करना हो और उस छोटी कंपनी में भी और कोई लिटिगेशन नहीं हो तो इंडिया 10 दिन लगते हैं, यानी कि 4.4 years 3 months जी। विजर्वेस अगर आप सिंगापुर जर्मनी की बात करें तो 12 से 15 महीने लगते हैं। तो यहां पर गवर्नमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर सकती है। ऑल्सो गवर्नमेंट इज सेइंग कि इंडिया में हाई स्टेक्स की बात है। वी आर वेरी गुड एट हैविंग फॉरेक्स रिजर्व्स, बट व्हाट दे हैव सेड कि इंडिया में लॉज आर ओवर रेगुलेटेड। ये तो जीएसटी में सभी बोल रहे हैं, दिस इज ओवर रेगुलेटेड लॉ। तो यहां पर इसकी भी बात करी जा सकती है। डिपार्टमेंट ने ये डायरेक्ट टैक्सेस की बात इन्होंने करी है। इन्होंने कहा है कि 88% जो अपील है वो डिपार्टमेंट फाइल करता है और उसमें से डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट में 73% हार जाता है और 87% हाई कोर्ट में हार जाता है। तो कहीं ना कहीं बजट ये बजट जो होगा वो ट्रेड और इंडस्ट्री को बेनिफिट देने वाला मुझे लग रहा है और इन्वेस्टमेंट फोकस करने वाला है कि जिससे भारत का माहौल अच्छा बने और ग्रोथ आगे लेकर जाया जा सके। लेकिन हालांकि इसमें एक समस्या जरूर है कि उन्होंने ईवे बिल पर बोला है कि ईवे बिल इतने बढ़ गए तो उससे ग्रोथ को लिंक नहीं कर सकते, क्योंकि ईवे बिल तो अपनी गुड्स को अपने ही दूसरे जीएसटीआईएन में ट्रांसफर करने के लिए भी जनरेट करा जाता है और जॉब वर्क पर जाने के लिए जनरेट करा जाता है। लेकिन एक चिंता वाली बात यह रह गई कि फिस्कल डेफिसिट 3.5% जो टारगेट है उससे ऊपर जाने की संभावना है। और जो वी शेप की बार बार ये बात कर रहे हैं, मुझे लगता है इंडिया में वी शेप की के शेप की रिकवरी आएगी, क्योंकि उनका कहना है कि कोरोना वैक्सीन लग जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। ठीक है सर, आप हमारे साथ रहिए। डॉक्टर सौरभ अग्रवाल भी, अच्छा प्लीज प्लीज प्लीज, जिसकी सैलरी कम हो गई या नौकरी चली गई, कोरोना वैक्सीन से न नौकरी मिलेगी न तनख्वाह बढ़ेगी। ठीक है सर। अभिषेक जी, अगर आप डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन की बात करें, हम डीप डिप्रेशन में है, उसमें अगर वापस आ जाएं तो वी शेप की ग्रोथ होगी ना? नहीं तो के शेप हुई ना सर। कुछ सेक्टर्स में पूरी ग्रोथ होगी और कुछ सेक्टर्स में ग्रोथ नहीं आएगी। एमएसएमई तो बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं ला सकता। बहुत सारे सेक्टर हैं जिनमें बहुत समय लगेगा ग्रोथ लाने में, जैसे एयर सेक्टर है, टूरिज्म है, हॉस्पिटैलिटी है या एंटरटेनमेंट सेक्टर है। इसमें टाइम लगेगा, लेकिन शुरुआत तो हो जाएगी। आई थिंक ग्रोथ वापस ग्रोथ तो आएगी सर, ग्रोथ तो आएगी। चलो इसमें एग्री करते हैं आप, उसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है सर। डॉक्टर सौरभ अग्रवाल भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर सौरभ, वी शेप की बात की जा रही है, लेकिन हमारे व्यूवर्स को सर आप समझाइए कि वी शेप की ग्रोथ असल में है क्या सर? इसे हम समझे कैसे? इसको सीधे सीधे समझिए कि अगर आपके मान लीजिए ये नेगेटिव ग्रोथ रेट हो गई -7% और अगले साल हम कह रहे हैं कि नॉमिनल टर्म में 14% और रियल टर्म में 11% जी। तो आप माइनस से अगर कोई बच्चा फेल होता है तो वो एकदम से अगले साल वो पास तो होगा ही, पास होने में भी वो इतनी तेजी से पास होगा इसलिए पिछले साल का जो घाटा हो गया वो उसको भी पूरा कर देगा। ये एक मेजर शिफ्ट कहते हैं कि अगले साल हम, क्योंकि जो सरकार ने मेजर्स दिए हैं, एक फिस्कल चिंता किए हुए, सेकेंड हमारा करंट अकाउंट सरप्लस 17 साल के अंदर, तीसरा फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे पास बलून कर रहे हैं और हम एक विश्व
एक बड़ी देश निकल के आ रहे हैं जो सिर्फ इंडिया में 10 लाख ने वैक्सीन दे दी, लेकिन विश्व का एक फैक्ट्री बनेंगे कोरोना वैक्सीन के लिए। तो ये बहुत पॉजिटिव बात की है कि जो ये जीएसटी कलेक्शंस भी बढ़ रहे हैं, सरकार के पास जो अब ऐसा होता है कि के पास पैसे नहीं है देने के लिए, वो वाली प्रॉब्लम भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। तो एमसीडी या किसी सौरभ जी मैं आपसे जॉब अपॉर्चुनिटीज मेरे अगले आने वाले साल में मेरे हिसाब से एक वी मतलब बॉटम अप करके और ऊपर जाएगा और एक हम बहुत ही पॉजिटिव। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें डॉक्टर सौरभ, तो कितनी प्रासंगिक है वी शेप रिकवरी? सर, भारतीय इकोनॉमी के हिसाब से कितनी प्रासंगिक दिखाई देती है? नहीं, मेरे हिसाब से नीचे जा सकते हैं। और अगर सरकार जितना कह रही है 20 लाख करोड़ कह रही है खर्च करने के लिए, और 3 लाख करोड़ भी एमएसपी की बात दिया जो आत्मनिर्भर के उसमें 2.5 लाख करोड़ दे भी दिया गया है। तो अगर एक सरकार खर्च करे, उसकी स्कीम्स हैं, तो और एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बहुत फोकस करने की बात की गई है, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को डेवलप करेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर ये सब रहता है तो हम मॉनेटरी पॉलिसी को भी कह रहे हैं कि लिबरल क्या है, सौरभ जी कम किया है कि मनी। सौरभ जी मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे सौरभ जी मेरी आवाज आ रही है? इन्वेस्टमेंट एफपीआई इन्वेस्टमेंट सेक्टर में बहुत आई है, सेंसेक्स बहुत ऊपर जा रहा है, निफ्टी ऊपर जा रहा है, एफडीआई इन्वेस्टमेंट्स काफी आती है। तो मेरे हिसाब से सौरभ जी मेरी आवाज आ रही है आपको? कैन यू हियर मी? मैं आ रही है। मैं अजय हूँ। जैसे आपने एफडीआई की बात की, एफडीआई किस सेक्टर में आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है, मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है। उसको अभी जैसे धक्का लगा है तो उसको उभारने में क्या करना चाहिए? इसको उभारने के लिए देखिए, सबसे पहले तो जो बात अभिषेक जी भी कर रहे थे कि लैंड रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है। सेकेंड की ओपनिंग भी आसान होनी चाहिए, क्लोजर भी आसान होना चाहिए। और इसके लिए ये जो सवाल आपने मुझे पूछा है, वर्ल्ड बैंक जो रैंकिंग करता है ऑफ डूइंग बिजनेस में, उन्होंने खूब मापदंड बना रखे हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट्स की जुडिशरी का स्ट्रांग होना, लेबर आराम से मिलना, ये सारी चीजें अगर आराम से मिले, मेरे हिसाब से चीज बढ़ेगी। जी, तो अनिल आपके पास आएंगे। अभी जैसे इकोनॉमिक सर्वे आपने देखा होगा, तो उसमें जरा बताइए कि की फैक्टर्स क्या है। मेरे ख्याल से पावर्टी एलिवेशन हमारे एक मेजर चैलेंज रहेगा, क्योंकि ड्यू टू कोरोना, ये लॉकडाउन वगैरह की वजह से आई थिंक पावर्टी इंक्रीज हो गई। उसको एड्रेस करने के लिए क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? अनिल, कैन यू हियर मी? सवाल अनिल पद्मनाभन जी, आपको। हाँ जी। अच्छा, पहली बात तो है ना कि जो पहला सवाल जो था आपका वी शेप रिकवरी, हमारे अंदाजन से ये वी शेप रिकवरी बिल्कुल ही नहीं है। ये हम जो कहते हैं के शेप रिकवरी है। ये आपका जो सवाल है उससे जुड़ा हुआ है, तभी मैं इसको दोहरा रहा हूँ। जी जी। तो के शेप रिकवरी में ये होता है कि कुछ डेमोग्राफीज के जैसे अमीर लोग हैं, वो पैंडेमिक में उनका ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गरीब तबके के लोग और मिडिल क्लास तबके के लोग जो हैं, उनका बहुत ही गंभीर नुकसान हुआ है ये पिछले 1 साल में। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं के शेप रिकवरी। तो हाँ जी, ओवरऑल नंबर बढ़ रहा है, लेकिन सब इसमें सबका फायदा नहीं है। तो आपने सही कहा, गरीबी नहीं बढ़ी, न्यू पुअर जो है वो भी बढ़े, और उसमें आर्थिक असमानता भी बहुत बड़ा है जी। क्योंकि जो मैंने बताया कि अमीर लोग उतना उनका नुकसान नहीं हुआ जितना गरीबों का हुआ, तो उनके आपसी जो असमानता है और भी बढ़ गया। तो ये सर्वे में जो इनका इशारा है हमारे हिसाब से ठीक नहीं है। वो कहते हैं पहले गरीबी हटाओ फिर आर्थिक असमानता हटाओ। ये जीरो सम गेम है, ये बिल्कुल ही गलत बात है। दूसरा जो अगर हम देखें सर्वे का सरकार की ओर से, वित्त मंत्रालय की ओर से जो है, वो कह रहे जो खर्चा जो स्टिमुलस जो हुआ है पिछले 1 साल में 3 बड़े स्टिमुलस किए हैं भारत सरकार ने, उसको लगातार बढ़ाए रखना है।
जो कहते हैं काउंटर सिक्लिकल फिस्कल पॉलिसी, मतलब जब अभी खर्चा करने के लिए कोई तैयार नहीं है भारत सरकार को छोड़ के, तो इस वक्त से ये स्पेंडिंग बढ़ाए रखना ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण सजेशन है, क्योंकि कई एनालिस्ट बोल रहे हैं कि अभी इसको कम करना चाहिए। वो इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है नो, इसको बढ़ा के रखिए, अभी अगले साल बिल्कुल पूरा बढ़ा के रखिए। तो मेन स्पेंडर तो सरकार को ही रहना है, बिकॉज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो बहुत श्रिंक हो गई है ना, चाहे इंटरनल डोमेस्टिक या फॉरेन। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल वही इशारा है इकोनॉमिक सर्वे का कि ये जो स्पेंडिंग है इसको बनाए रखना है भारत सरकार को, इसको घटाना नहीं बिल्कुल। जी मधुकर जी, अभी अगर हम बात करें जो स्पेंडिंग है वापस आ रही है, मतलब जो इशारा है इकोनॉमिक सर्वे में पॉवर्टी एलिवेशन पे, जैसे अभी अनिल ने भी बोला कि पुअर लोग ऐड हो गए बिकॉज ऑफ कोरोना एंड लॉकडाउन, तो उनको पहले इस एड्रेस करने के बहुत इंपॉर्टेंट सोशल सेक्टर अब इसमें ज्यादा रहेगा बजट में। क्या कहते हैं? इसमें जो पिछला 11 साल है इकोनॉमिक टर्म्स में कोरोना को अगर हम एनालाइज करें तो इकोनॉमिस्ट इसको एक्सटर्नैलिटी कहते हैं। तो कोरोना जो है बेसिकली वाज ए एक्सटर्नैलिटी इन द इकोनॉमिक इकोसिस्टम ऑफ द कंट्री और द वर्ल्ड, इवन द वर्ल्ड। तो अब कोरोना कितने दिन चलेगा, कितने महीने चलेगा, वैक्सीन आ गई, वैक्सीन का क्या असर होगा, कब तक वैक्सीन दी जाएगी, ये सारे दीगर सवाल हैं जिसका जवाब देना अभी असंभव है। देखिए पहले कहते थे कि कोरोना 3 महीने में चला जाएगा, गर्मी में चला जाएगा, सर्दी में चला जाएगा, तो बहुत सारे कयास लगाए गए। अभी भी हम प्रिज्यूम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें एजम्पशंस हैं। तो जो इकोनॉमिक सर्वे है वो बहुत सारी एजम्पशंस के आधार पे प्रिडिक्शंस कर रहा है। अब इसमें जाहिर है कि कोरोना के चलते जो गरीबी का स्तर है वो बढ़ा है, ज्यादा लोग गरीब हुए हैं, उनको उनकी रोजी रोटी चली गई, तो उसका जब तक फ्रंट अटैक जिसको इनफॉर्मल सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के तो हमको आइडिया, मतलब आइडिया नहीं, नंबर्स ही नहीं है कि कितने पुअर हुए या कितना उसमें। देखिए इसमें जब डीमोनेटाइजेशन किया गया था या जीएसटी रेजिम को इम्प्लीमेंट किया गया था, एग्जीक्यूट किया गया था, तो जो लोग उस टाइम प्लान कर रहे थे उनको इनफॉर्मल सेक्टर जो था उसको मद्देनजर रखना चाहिए था। तो इनफॉर्मल सेक्टर ने ही हमें 2007 में बचाया था। तो इनफॉर्मल सेक्टर को रिवाइव करने की आवश्यकता है। हमारे देश में अन्य देशों के कंपैरिजन में पुराने सिस्टम्स, जो हिस्टोरिकल सिस्टम्स हैं, जो मंडियां कह लीजिए, मनी लेंडर्स, लेन देन जो भी है, इसी तरह से जो इनफॉर्मल सिस्टम्स थे वो बहुत स्ट्रांग थे। तो इन इनफॉर्मल सिस्टम्स को रिवाइव करने की आवश्यकता है। बहुत सारी चीजें हम बोरो करते हैं दूसरे मुल्कों से जहां वो सब सिस्टम्स नहीं थे, तो जो इंडिजिनस सिस्टम्स थे उनको दोबारा रिवाइव करने की आवश्यकता है। तो दोबारा रिवाइवल की जरूरत यहां महसूस हो रही है। लेकिन देवदत्त जी, 11% की जीडीपी ग्रोथ बताई जा रही है इकोनॉमिक सर्वे के जरिए, देखने और सुनने में ठीक ठाक लगती है, लेकिन रियलिटी क्या इससे मैच होती है सर? मौजूदा आंकड़े क्या उसको कोरिलेट कर पाते हैं, संबद्ध है क्या उससे? देखिए अभी इकोनॉमिक सर्वे जो आया है उसमें ग्रोथ रेट अभी -7.7% है पिछले की। जी पिछला, अब प्रोजेक्टेड जो है वो 11%। 11%। मेरा मानना यह है कि कोरोना की वजह से जो हमारा मार्च 22 से और अब तक चलता रहा, और लॉकडाउन पीरियड 2-3 महीने का रहा, और लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों लोग अपने उनको जॉब से छुट्टी हो गई, करोड़ों लोग। और पर्टिकुलरली मैं कहना चाहूंगा कि कई सारे ऐसे सेक्टर हैं, जैसे रियल एस्टेट सेक्टर है, जैसे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटलिटी सेक्टर है, टूरिज्म सेक्टर है, ये वर्स्ट हिट हुए हैं। तो अब ये आवश्यकता इस बात की है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए या मेक इन इंडिया के लिए हमें बहुत आमूलचूल सोच अपनी बदलनी पड़ेगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमें कैसे हो, ताकि जो हमारा गरीब आदमी है उसकी रोजी रोटी कैसे चल पाए, तो इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर भी बहुत आवश्यक है कि जो हमारे एफडीआई इन्वेस्टमेंट्स हैं वो तभी आएंगे जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगी। इसके अलावा जो हमारे बहुत ज्यादा लॉज ओवर रेगुलेटेड है उसको भी हमें मतलब कम से कम करना पड़ेगा, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो जीएसटी के हों, और डायरेक्ट टैक्सेस के लिए भी हमें देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम डायरेक्ट टैक्सेस का और ज्यादा बढ़ोतरी कर सकते हैं।
ठीक है सर, सीनियर जर्नलिस्ट अनिल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल जी, स्टार्टअप्स की अगर बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे के जरिए पता चला कि 39,000 स्टार्टअप्स के जरिए 4,70,000 लोगों को रोजगार दिया गया। तो ये माना जाए कि इस पे और ध्यान देने की जरूरत है और वो हम देख पाएंगे आने वाले बजट में। बिल्कुल, बजट में हो या ना हो, बट स्टार्टअप्स पे ध्यान देना बहुत ही महत्वपूर्ण जी, है। जी। जो स्टार्टअप्स में एक सेगमेंट है फिनटेक, जो एक नया दौर चला है, इसमें भारत बहुत आगे निकल गया है। ये जो आधार और यूपीआई को मिला के इन्होंने जो नया फिनटेक का जो काम किया है, ये जो इंक्लूजन में है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक कदम उठाया है। जी। ये नंदन नीलेकानी जो है ये इसी की पायनियर कर रहे हैं, ओकन करके। तो ये ओकन जो है, ये जो मध्यम वर्ग के जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हैं, इनको कभी भी कर्जा नहीं मिलता फॉर्मल सेक्टर से। बट अब जो ये नेटवर्क क्रिएट जा रहा है, ये फिनटेक जो हो रहा है, ये स्टार्टअप्स के थ्रू अब इनको क्रेडिट मिलेगा तो इनकी हालत सुधरेगी। तो जो स्टार्टअप जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण फोकस, उसके साथ में आपको डिजिटल इकोनॉमी के ढांचे में देखना होगा सारा। जी, हमारे साथ अभिषेक राजाराम जी भी मौजूद हैं। अभिषेक जी, कोरोना काल में हमने देखा रोजगार लोगों का चला गया, काफी लोग बेरोजगार हो गए। इकोनॉमिक सर्वे के आने वाले समय में नए रोजगार सृजित करने की ओर भी इशारा करता है क्या? इकोनॉमिक सर्वे ये तो बोल रहा है कि मंडे को कुछ बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं, लेकिन वो किस तरफ होंगे? इंडिया एक ऐसी पोजीशन में खड़ा है जहां पर उसे ये डिसाइड करना है कि उसे मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है वर्ल्ड का या सर्विस सेक्टर में लीड करना है। हमारी आबादी इतनी ज्यादा हो चुकी है, वी आर ओवर पॉपुलेटेड। इस स्थिति में हम सर्विस सेक्टर में लीड नहीं कर सकते। हमें मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आगे बढ़ना होगा, और अगर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और एफडीआई से थोड़ा पैसा आता है, तो डेफिनेटली जो सेकंड थर्ड लेवल पर भी लोग हैं, जैसे सेमी स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, उनको भी रोजगार मिलेगा। प्लस एक बड़ी कंपनी अगर लगती है तो उसके साथ साथ 20-25 एमएसएमई भी लग जाती है, और वो इनफॉर्मल सेक्टर में सपोर्ट करती है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि इनफॉर्मल सेक्टर का कहीं आंकड़ा लिया नहीं जा रहा। इनफॉर्मल सेक्टर को ही मिलता, अलग से तो वो कोई बिजनेस कर नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं हमें इस तरफ बढ़ना पड़ेगा। और जहां तक बात है ये जो 11% की ग्रोथ की, अगर आप मुझे अलाउ करें, तो अगर मान लीजिए हमारी 2020 की जीडीपी 100 रुपए मान लेते हैं जी, और 20-21 की -7.7 चली गई, तो हमारी मार्च 21 में इकोनॉमी खड़ी हो गई 92.3, यहां से 11% भी बढ़ गई तो 10.153 ऐड हो गए। तो यानी हमारी 2022 में जो जीडीपी खड़ी होगी 102 पर खड़ी होगी। तो हर साल 1% की तो ग्रोथ आई। इंडिया में 6% से कम की ग्रोथ में स्लो डाउन लगता है, और अगर 1% ग्रोथ अगर आ रही है तो क्या हालत होगी? हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है, बट अभिषेक जी नहीं पाएंगे। बट अभिषेक जी 11% की ग्रोथ अच्छी है। हमें ग्रोथ है, और जो हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाह रहे हैं, वो शायद हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। अगर हमें 2025 तक बननी है, शायद हमें फॉरेन से ज्यादा पैसा लाना पड़ेगा, फॉरेन से ज्यादा कंपनीज को इनवाइट करना पड़ेगा। ये बात हुई भी थी कि कोरोना की वजह से बहुत सारी कंपनीज चाइना से जा रही हैं, और एक ब्लूप्रिंट बताया भी गया था कि ब्लूप्रिंट है इस तरह का, और हमने SEZ की लैंड मार्क कर दी है और उनको देना है। तो वो कंपनीज अभी तक आई नहीं है, और जब कोरोना खत्म हो जाएगा तो वो वैसे भी नहीं आएंगी। तो ये जो बात कर दी जाती है और उसके बोलने के साथ एक कोई पॉलिसी नहीं आती, यहाँ सबसे बड़ा गैप हो जाता है। अभिषेक जी, जैसे हम बात करें इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड तो पूरा कोलैप्स में है, तो ये पैसा आएगा कहाँ? अगर मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो पैसा आएगा कहाँ से? इन्वेस्टमेंट आएगा कहाँ से? आप मुझे ये तो सरकार को सोचना है, क्योंकि सरकार को देश आगे चलाना है। अगर आप मेरे से बोले आपकी क्या राय? 5 साल से देखिए, 5 साल से हमारे प्रधानमंत्री 6 साल से विश्व भ्रमण पर हैं, उन्होंने सब जगह बात कर रखी है, तो वहां से कंपनीज आएंगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी लॉकडाउन की वजह से या कोरोना की वजह से एंटायर वर्ल्ड हैज बीन हिट। अभी आप देख लीजिए, यूके में स्टिल लॉकडाउन है, या वेस्टर्न कंट्रीज में भी वो काम शुरू नहीं हुआ, तो उनके पास अपना पैसा नहीं है। तो
भारत में कौन लगाएगा? तो जो 12 मई को जो अनाउंसमेंट हुआ था उसमें यह कहा गया था कि हमने एक ब्लूप्रिंट बनाया और चाइना से कंपनीज मूव होकर हमारे आ रही हैं, तो उनमें से कितनी कंपनीज इंडिया में आई, कितने इन्वेस्टर्स ने इंडिया में पैसा डाला है एक्चुअली? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि वो 12 मई 2020 की जो घोषणा हुई है उससे कितना पैसा आ गया है? अगर आया है तो आप बता दीजिए कितनी बड़ी कंपनीज हमने लगा दी। हमने आज तक रिसर्च पर, इसी इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि 37% सिर्फ हम अपने पैसों का रिसर्च पे खर्च करते हैं, जबकि वर्ल्ड ओवर कंपनीज 80 to 90% अपना रिसर्च पर खर्च कर रही हैं। व्हाट इज आवर इन्वेस्टमेंट इज हेल्थ केयर। अभी भी हेल्थ केयर, ठीक है सर, तो जो एग्जाम्पल सेट किए गए उनसे सीख लेने की जरूरत है। आप रहिए सर हमारे साथ, सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लोकतंत्र में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, चर्चा को ब्रेक के उस पार यहीं से बढ़ाते हैं। तो लोकतंत्र में बात हो रही है आज पेश किए गए इकोनॉमिक सर्वे की। इकोनॉमिक सर्वे आखिर किस ओर इशारा कर रहा है? 1 तारीख को जो बजट आने वाला है उसको हम कैसे आज इस सर्वे के जरिए समझ सकते हैं। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। डॉक्टर सौरभ अग्रवाल भी हमारे साथ मौजूद हैं, अर्थशास्त्री हैं। डॉक्टर सौरभ, असल में पैसे की आपूर्ति और बुनियादी ढांचे के हिसाब से इस इकोनॉमिक सर्वे को आप कैसे आंकते हैं सर, और बजट से फिर हम कितनी उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, बजट से हम खूब उम्मीद रख सकते हैं जी। और जैसे हम एफडीआई की बात कर रहे थे, तो एफडीआई भी इंडिया और बढ़ा है। सिर्फ में एफडीआई के लिए भी और एफडीआई के लिए भी इंडिया की तरफ ही देख रहे हैं। अगर आप डेटा देखिए तो एफडीआई जो इंडिया में फ्लो कर रहा है वो सेकेंड क्वार्टर में $28,102 मिलियन, जिसमें से एफडीआई इक्विटी इनफ्लो $441 बिलियन, और ये बहुत ही थोड़ा कम हुए हैं लास्ट ईयर के मुकाबले। तो मेरे हिसाब से एक सिग्निफिकेंट पॉजिटिव है। उसका आपने एक बड़ा क्वेश्चन पूछा, पैसा आएगा कहां से? सरकार के पास $580 बिलियन के फॉरेन रिजर्व हैं और नीति आयोग बार बार रिकमेंड कर चुका है कि इसके अंदर से सॉवरेन फंड बनना चाहिए। उस सॉवरेन फंड से इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए हमारे ग्रोथ सेक्टर्स। इस समय हमारे ग्रोथ सेक्टर हैं जी, हमें समझना होगा ग्रोथ सेक्टर है, आईटी सेक्टर हमारा बहुत बड़ा ग्रोथ सेक्टर है, और जो सेक्टर्स हैं जो कि रियलिटी सेक्टर है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, तो इसके अंदर सस्टेनेबिलिटी पे फोकस होगा। और जहां पर हम ग्रोथ, तीसरा आत्मनिर्भर भारत के अंदर सरकार ने आइडेंटिफाई कर लिया किस एरिया में आप चाइना से बहुत इंपोर्ट कर। मेरे हिसाब से जो भी आपको टैक्स की बेनिफिट्स देंगी, चाहे कस्टम्स में होंगे चाहे एक्साइज में होंगे, वो एरिया में होंगे जो हमने आइडेंटिफाई कर। जैसे एसी, हम एसी का $1.2 बिलियन का इंपोर्ट करते हैं। सरकार ने कोरोना के टाइम में देख किया कि हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा हो गए और इंपोर्ट कम हो गया, बट इसका फायदा क्या हुआ कि हमारा सरप्लस हो गया 2% का, जो कि इकोनॉमिक सर्वे में देखा है। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट भी है। और सरकार अब जो हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं में आत्मनिर्भर भारत की तरफ फोकस करके एक्साइज और कस्टम्स में और इनडायरेक्ट टैक्सेस में हिसाब से इन एरिया में जिस चाइना में compete कर सके, में एक मेरे हिसाब से सपोर्ट देने वाला बजट होगा। पर्सनल टैक्सेस में मुझे नहीं लगता कि सरकार कर सकती है, सरकार की बहुत हद तंग है। एग्रीकल्चर वैसे ही ओनली सिल्वर लाइनिंग लिखा हुआ, ये लाइन मतलब एग्रीकल्चर से होप ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगर अब स्ट्राइक चलती रहती है और ये अगर आती है तो हमारा सीपीआई इन्फ्लेशन भी आगे वाले टाइम में बढ़ सकता है, जो कि हमारे देश के लिए अच्छा नहीं होगा। पॉवर्टी वैसे ही बढ़ रही है और उसके साथ में अगर इन्फ्लेशन भी आ गया फिर सरकार के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट पहले ही बहुत हाई। ठीक है सर, आप रहिए हमारे साथ। सीनियर जर्नलिस्ट अनिल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर आ रहा हूं आपके पास। अनिल जी, चाहे माल ढुलाई हो, ईवे बिल हो, बिजली जैसे सेक्टर हो, सर क्या इन सेक्टर्स के लिहाज से हम आर्थिक सुधार की उम्मीद कर सकते हैं? आने वाले बजट में कुछ ऐसा हम देख सकते हैं? जीएसटी लिंक जो कुछ भी बजट में नहीं आएगा, क्योंकि आप जानते हो जीएसटी काउंसिल
उस पे उनका चलता है, उस पे वित्त मंत्री का नहीं है। वो मतलब एक कलेक्टिव है जीएसटी काउंसिल, तो जीएसटी को लेके कोई भी चेंजेस इस बजट में नहीं आएंगे। और लेकिन आपका जो पहला सवाल है, जो एफडीआई कौन करेगा, ये एक्चुअली आपको समझना चाहिए। जो अभी जो स्ट्रेटेजी है भारत सरकार का, वो फायर फाइटिंग है। मतलब कोविड के कारण जो इतना आर्थिक झटका पड़ा है, जो पहले के सज्जन भी दोहरा चुके हैं, तो उसको संभालने का काम चल रहा है। अभी जो उन्होंने कदम उठाए हैं पिछले जो रिफॉर्म्स में, एफडीआई वगैरह जो है, ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म है। मतलब अगले 3 से 5 साल में आएंगे, तो आप उसकी उम्मीद इस साल में मत कीजिए। इस साल में ये संभाल लें, अगर 2%, 3% या 4% जैसे सज्जन ने समझाया नेट ग्रोथ भी हो, तो वो भी बहुत अच्छी ग्रोथ है। क्योंकि बाकी दुनिया में कहीं भी देखें तो हर जगह नेगेटिव ही चल रहा है। अनिल जी, तो पहले संभालो, फिर आगे जाके। हेल्थ केयर एक सेक्टर है जिसपे लगता है कि बहुत जोर देंगी सरकार, क्योंकि बड़ा स्ट्रेस देखा गया और एक्सपोज हुआ कि हमारा हेल्थ सेक्टर कितना वीक था, बिकॉज इन्वेस्टमेंट बहुत कम रही है ऑल थ्रू। आप क्या कहते हैं? वो बिल्कुल अजय जी, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपने उठाया, वो फ्लैग किया है। अभी जो हमारी जो स्पेंडिंग है, मतलब पिछले 70-72 साल में 1.25% जीडीपी है। ये दुनिया में किसी भी तराजू से देखो, ये बहुत ही कम है। तो ये सरकार का एक प्लान है कि 2024 तक इसको 2.5% जीडीपी तक लेके जाएंगे। मेरी उम्मीद ये है कि वित्त मंत्री जो है इस बजट में ये टारगेट इसी साल में खर्च करने का दावा देगी। क्योंकि इसमें अगर अगर ये 2.5% जीडीपी तक गया, जो आउट ऑफ पॉकेट जो खर्चा है अभी 60% है, वो गिर के 30% हो जाएगा। तो आम लोगों में इसका फायदा होगा, जो जनरल हेल्थ केयर में बहुत ही बड़ा कदम होगा। तो हेल्थ केयर डेफिनेटली और जरूरी भी है, बिकॉज इमरजेंसी है, इमरजेंसी सिचुएशन है, जरूरी भी है ये, बिकॉज वी सॉ हाउ इट वाज एक्सपोज्ड हमारा हेल्थ केयर सेक्टर। बिल्कुल, कोविड के कारण हमारे जो हेल्थ केयर की जो इतनी इतनी खराब स्थिति जो है वो सामने आया है। अब हम उसको मतलब इग्नोर नहीं कर सकते, तो इस पे खर्चा करना ही पड़ेगा भारत सरकार को। जी अभिषेक जी कुछ कहना चाहते थे? मैं 2-3 पॉइंट कहना चाह रहा हूँ कि एक तो जो जीएसटी कलेक्शंस को बार बार दावा किया जा रहा है कि जीएसटी कलेक्शंस को आप इकोनॉमी से लिंक नहीं कर सकते, क्योंकि जीएसटी में जो कलेक्शंस आ रही है दैट इंक्लूड्स लेट फीस, इंटरेस्ट, पेनल्टीज एंड ऑल्सो पेमेंट थ्रू DRC 03 फॉर फिस्कल ईयर 18-19 एंड 19-20। तो वो जीएसटी कलेक्शंस को आप ऑल टुगेदर लिंक नहीं कर सकते। का ई-वे बिल को भी आप इकोनॉमी से लिंक नहीं कर सकते, बिकॉज कई केसेस में ई-वे बिल भी इस कंटेक्स्ट में जनरेट होते हैं कि जिसमें आपकी इनकम नहीं होती, इट इज नॉट अ सप्लाई। थर्ड थिंग, अगर आप जीएसटी कलेक्शंस की जो प्रेस रिलीज हर महीने जो आती है वो पढ़ें, तो आप देखेंगे कि जो इंपोर्ट पर जीएसटी है वो 12% बढ़ गया। तो यानी हमारी जो इंपोर्ट है वो इस लॉकडाउन के बाद और बढ़ गई है, ना कि कम हुई है। और हमारी एक्सपोर्ट बहुत कम हो गई है। हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाए या $4 ट्रिलियन, अगर वो एक्सपोर्ट करती है तो शायद वो ज्यादा बेहतर कमाई देगी। अभी हमारी सेल्फ ग्रोथ कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। चौथी चीज जो आत्मनिर्भर भारत की बार बार बात करी जाती है, वो बहुत सारा उसमें पैसा लोन का था, ना कि जो स्टिमुलस पैकेज था। लास्ट अगर जीएसटी कलेक्शन इतना ही अच्छा है तो स्टेट्स का पूरा पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा और स्टेट्स को बार बार लोन लेने के लिए मजबूर क्यों करा जा रहा है? और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो सेस 5 साल के लिए लाया गया था उसको 3 साल के लिए क्यों बढ़ा दिया गया? अगर जीएसटी कलेक्शन सब कुछ जीएसटी में ठीक चल रहा है तो। अच्छा अभिषेक जी, एक चीज बताइए, जो डिमांड कम है उसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? इसको बढ़ाने के लिए देखिए, जब 1 साल पहले 2019 में भी ये बात हुई थी कि डिमांड सप्लाई गैप हो गया, तो डिमांड बढ़ाने के लिए आपको बायर है उसके हाथ में पैसा देना है। तो वो कैसे देना? उस समय क्या कर उस समय क्या कर उस समय गलती, हाँ वही बता रहा हूं, उस समय गलती क्या करी गई? 1,45,000 करोड़ का पैकेज कॉर्पोरेट्स को देकर कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया गया। जब उससे क्या हुआ कि आपकी सप्लाई और बढ़ गई, जबकि होना क्या चाहिए था, जैसे पिछली बार इन्होंने कहा कि इंडिविजुअल कम टैक्स रेट कम कर रहे हैं, लेकिन गड़बड़ क्या कर दी? टैक्स रेट कम करने के बजाय 2 टैक्स स्लैब बना दिए, एक जिसमें डिडक्शन है, एक जिसमें डिडक्शन नहीं है। इससे क्या हुआ?
आदमी को बेनिफिट मिलने की बजाय वो और कॉम्प्लिकेट हो गया, और एक्चुअल प्रॉफिट जो बन रहा है वो 50-60 हजार रुपए का बन रहा है, जिससे कि आम इंडिविजुअल के हाथ में पैसा नहीं आ रहा। अभी टैक्स रेट्स को बहुत कम कर देने की जरूरत है, क्योंकि इंडिविजुअल के हाथ में पैसा आ जाए। टैक्स रिफॉर्म्स की बात इकोनॉमिक सर्वे में भी है। गुप्ता जी, आपसे पूछूंगा कि सरकार कह रही है इकोनॉमिक सर्वे में कि टैक्स रिफॉर्म्स ऑन ट्रैक है, जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, आप क्या कहते हैं? पूर्व वक्ता ने जो कहा मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। हम डर किस बात से रहे हैं? हम अग्रेसिवली टैक्स रेट्स को क्यों नहीं कम करते हैं? देखिए, जो इकोनॉमिस्ट हैं एक डॉक्टर की तरह है। अगर डॉक्टर कॉन्फिडेंट है कि फला मर्ज है और फला दवाई है, तो हम उस पर अमल क्यों नहीं करते हैं? हम डर किस बात से रहे हैं? आप सरकार में रहे, आप बताइए क्यों डरते हैं? देखिए, कंजर्वेटिव अप्रोच है जी। मैं अगर कुछ कहता हूं, मैं अग्रेसिव अप्रोच लेता हूं, तो 4 अधिकारी मेरे साथी कहेंगे नहीं साहब थोड़ा देख लें। क्या है, टू मेनी कुक्स इन द किचन, आपने कहावत सुनी है ना? तो ज्यादा कुक्स इकट्ठे हो जाते हैं तो एग्रेसिव अप्रोच नहीं ले पाते हैं। देवदत्त जी, आपकी क्या सजेशन है इस पे टैक्स रिफॉर्म्स के ऊपर? टैक्स रिफॉर्म्स पर ज़्यादा लोग टैक्स दायरे में आए, टैक्सेशन की रेट कम हो, और दूसरा मैं ये कहूँगा कि अब हर चीज़ आईटी का इतना डेवलपमेंट हो गया है, एवरीथिंग इज ऑन आवर मोबाइल एंड ऑन आवर इंटरनेट। तो अब इसमें कोई शक नहीं है कि हर चीज़ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है। मैं ये चाहूँगा कि जो टैक्स स्लैब रेट्स हैं, जो मैं अभी मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि 2 तरीके से इन्होंने जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसमें बचत की आदत लोगों की खत्म हो रही है। ये हमारा बचत होना आवश्यक है और हर इंडिविजुअल को बचत करने की आदत डालनी भी चाहिए। जी अनिल जी, कंसीडरिंग द सिचुएशन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है सरकार के पास, डू यू थिंक कि ये टैक्स रिफॉर्म्स, टैक्स स्लैब चेंज होने चाहिए या हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है? मेरे हिसाब से नहीं, ये मुश्किल है, लेकिन जो एक बेसिक वो जो इनकम एग्जम्पशन जो है इनकम टैक्स में 2.5 लाख का है अभी, तो उसको शायद 5 लाख कर देंगे, क्योंकि इफेक्टिवली अगर आप आईटी सेक्शंस का फायदा उठाओगे तो आपका एग्जम्पशन 5 लाख की है, तो उसको आप बढ़ाइए। तो कई लोगों की डिमांड है कि 10 लाख तक करना चाहिए एग्जम्पशन, आप मानते हैं फिजिबल है? नहीं, ये एक्चुअली मेजर चेंज अभी करना मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है, क्योंकि अभी जैसे अनिल जी, आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर आप एग्जम्पशन बढ़ा देंगे तो लोगों के पास ज्यादा मनी होगा, कैपिटल होगा, सो स्पेंड, तो लिक्विड मार्केट में आएगा। अजय जी, आपका कहना सही है, लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा, सरकार के पास पैसा कम होगा जी। अब सो वही बैलेंस देखना है। ये हाँ बिल्कुल, तो ये टाइम नहीं है कि आप इसमें भयंकर टाइप चेंज करो। एक डायरेक्ट टैक्स कोड पे काफी टाइम से चर्चा हो रहा है, मतलब 10 साल से चल रहा है, तो उस पे आप हम अमन करें और उसको रोल आउट करें जब भी मौका मिले। जैसे इन्होंने कॉर्पोरेट टैक्सेस को कम किया, वैसे ही डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स का भी इनको करना चाहिए, बट ये वक्त नहीं है, क्योंकि हमारे जो देश में अभी जो टैक्स पे करते हैं 3.5 लाख लोग हैं जी। अब 3.5 लाख लोगों में आप कितना काट के टैक्स कितना और बढ़ाओगे? तो ये तो है नहीं कि जो नए तो टैक्स नेट को ब्रॉडन करने की बहुत जरूरत है। मे बी सौरभ जी से पूछेंगे। सौरभ अग्रवाल जी, आप क्या कहते हैं टैक्स? मेरा ये कहना है कि अभी कॉर्पोरेट्स पे टैक्स रेट कम करने से उनका जो परसेंट, मतलब कॉर्पोरेट टैक्स टू जीडीपी रेशियो गिरकर 1% रह गया। तब हमारी जीडीपी में कॉर्पोरेट टैक्स सिर्फ 1% कॉन्ट्रीब्यूट कर, और हमारा जो देश है उसमें टैक्स टू जीडीपी रेशियो बहुत कम है। सिंपल से समझे, अगर सरकार के पास पैसा होगा नहीं तो वो इन्वेस्टमेंट क्या करेगी और ग्रोथ क्या करेगी, और पॉवर्टी के नीचे जो लोग रह रहे हैं उनको अंत्योदय स्कीम के अंदर कैसे खाना कैसे फल देगी। तो मेरे हिसाब से पर्सनल इनकम टैक्सेस में तो आप सोचिए, आत्मनिर्भर भारत में ग्रोथ करने के लिए कुछ चेंजेस सरकार लेके आ सकती है इनडायरेक्ट टैक्सेस में, जिसमें से भी जीएसटी तो बाहर है, राइट। और एक कोशिश ये करनी होगी कि नए, चाहे वो चाहे फार्मर रिच एग्रीकल्चर को करे, कैसे करे, लेकिन इस देश का काफी पॉपुलेशन टैक्स दे ही नहीं रही है।
जी। तो उसको टैक्स नेट में कैसे लेके आए? सो वो तो एक बड़ा, बहुत जरूरी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कई सालों से है कि इसको ब्रॉडन कैसे किया टैक्स नेट को, हाउ टू ब्रिंग मोर पीपल इनटू दिस नेट। सौरभ जी। हाँ, इसका तरीका यही है, जो डीमोनेटाइजेशन हमने की थी वो उसका पर्पस क्या था कि अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी ऑर्गेनाइज के साथ मिल जाए। जी, तो उसका पर्पस सर्व, तो उसका पर्पस सर्व हुआ क्या? उसका मेरे हिसाब से जो टेररिस्ट मनी और मनी लॉन्ड्रिंग में सर्व हुआ, टैक्स नोटिस भी दिए, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी मेरे इस तरह से खत्म नहीं चाहिए थी। ठीक है, जो सरकार का उद्देश्य था, तो वो मेरे हिसाब से। ठीक है सर, आखिरी पड़ाव पे हम पहुंच चुके हैं, शो को वाइंड अप करना होगा, लेकिन उससे पहले अभिषेक जी, वो कौन सी चुनौतियां हैं जो आर्थिक सर्वे के बाद आप समझ पा रहे हैं? ऐसी 3 कौन सी बड़ी चुनौतियां आपको दिखाई देती हैं अर्थव्यवस्था के मद्देनजर? सबसे पहले तो फिस्कल डेफिसिट और ग्रोथ के बीच में बैलेंस बनाना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना जी। थर्ड चीज, यहां से मोमेंटम कैसे बनाया जाए ग्रोथ का, और हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहते हैं या सर्विस सेक्टर में जाना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज है मेरे हिसाब से। ये 3 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं देश के सामने। तो ये 3 बड़ी चुनौतियां हैं जिनको पार करना होगा। आर्थिक सर्वे ने आने वाले बजट का संकेत दिया। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो लोकतंत्र में आज बस इतना ही। देखते रहिए APN। नमस्कार।